बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब, हमेशा की तरह जुमे के दिन जो है वो किसी तबीब से बात होती है और आज हमारे जो तबीब हैं वो डॉक्टर आतिफ़ काज़मी हैं और हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर आतिफ़ काज़मी, जिनसे कि वैसे फ़ोन कर कर के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ पे आपको मुफ्त मशवरा देने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो है वो मुझे एक बात बता रहे थे माजी की, ज़ाहिर है वो हम आज हमारी उम्र में आके फिर आप माजी की बातें करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मुझे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जो बात है वो याद आ गई। वो खंदक खोद रहे थे मुसलमान डॉक्टर साहब और पेट पे पत्थर बंधे हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे ज़्यादा पत्थर बंधे हुए थे। तो ये सारे हालात सहाबा देख रहे थे। तो हज़रत जाबिर की बीवी ने उनको मशवरा दिया, यार देखिए यहाँ पे रिश्तों का भी एक मोहब्बत देखिए कि सहाबा की बीवियों की भी क्या मोहब्बत होगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जाबिर तो वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जाबिर को बुलाया और कहा कि देखो हमारे पास एक बकरी है। मशवरा दे रही ना, और जैसे घर के ख़जाने का मशवरा देती है, पैसा कहाँ लगाया जाए, क्या किया जाए, किधर किया जाए। तो उसने कहा क्या करें। कहती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में पत्थर बंधे हैं, तो जाबिर हम ऐसा करते हैं कि बकरी को ज़िबा कर देते हैं और बकरी को ज़िबा करते हैं। तुम चुप करके जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहो कि या रसूलल्लाह, आप और चंद करीबी दोस्त लेकर अबू बकर सद्दीक़ को ले लें, उमर ख़त्ताब को ले लें, अली को ले लें, उस्मान को लेकर आप 4-5 लोग जो है वो तशरीफ़ लाएँ। ये बकरी है छोटी सी बच्चा, ये बकरा नहीं है जो कि आप कुर्बानी का करते हैं, ये छोटी सी बकरी है। तो वो उस बकरी में 4 किलो नहीं गोश्त होगा, 6 किलो गोश्त होगा और आधा किलो पर पर्सन निकालें तो वो कितना का इन्विटेशन होगा, 4 लोगों का, 8 लोगों का, 10 लोगों का। उसने आके सरगोशी में रसूल को कहा कि या रसूलल्लाह, वो मेरी बेगम ने मुझे मशवरा दिया है, तो आप चंद लोग लेके दोपहर को खाने पे हमारी तरफ आ जाए, मेरी बीवी वो बकरी पका लेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपनी बीवी से कहना कि वो जब बकरी पकाए और आटा गूंदे तो उस देचकी को भी ना खोले और आटे पे से कपड़ा भी ना उठाए। देचकी को भी बंद रहने दे और कपड़ा आटे पे से भी ना उठाए जब तक मैं ना आ जाऊं। वो चुप करके गया। सरगोशी में अब ये सारी बातें हो रही है। अब वो सरगोशी में जो है वो अपनी बीवी को उसने जाके कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मैंने कह दिया कि चंद लोगों के साथ जो है वो आ जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह के रसूल की इंस्ट्रक्शन है कि जब बकरी पक जाए तो आपने खोलना नहीं है और आटे पे से आपने कपड़ा नहीं उतारना। आटे पे कपड़ा इसलिए डालते हैं ताकि वो नरम रहे, वरना आटा जो है वो खुश्क हो जाएगा। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज देखें, और ये मजाज आज हमारे यहाँ आपको कहीं नहीं मिलता, बल्कि हम इस मजाज को शायद माज़ल्ला बुरा महसूस करते हैं। अल्लाह के रसूल ने जाबिर बिन अब्दुल्ला के जाने के बाद खुले तौर पे बुलंद आवाज़ में लोगों से कहना शुरू किया कि आप 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 नाम ले लेके कि जाबिर ने बुलाया खाने पे, हम सारे खाने पे जाएंगे। अब वहाँ पे कम व पेश जो है खंदक पे 1000 से ज़्यादा मुसलमान सहाबी हैं। ये 8, 10, 12 को बुला रहे, 1000 से ज़्यादा शाह जी वहाँ पे सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल का ये काम जो देखिए, उसने कहे चंद, आपने सारे सहाबा को लिए और ये सारे सहाबा जो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर पहुँचे। ज़ाहिर है बीवी परेशान हुई होगी, ज़ाहिर है बीवी परेशान होगी, लेकिन उसने अल्लाह के रसूल की उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। अल्लाह के रसूल वहाँ देचकी पे बैठे और आटा जो है वो उसकी बेगम को देते रहे और खाना जो है वो निकाल के सहाबा को देते रहे। अब गौर कीजिए इस आखिरी जुमले पे, हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा खाना खा के चले गए तो फिर हमने अपनी देचकी खोली और आटे पे से कपड़ा उठाया, तो ना हमारी हांडी में सालन कम था, ना कपड़े के नीचे आटा कम था। अब आप ये नहीं कह सकते कि उन 1000 लोगों ने खाना नहीं खाया। उन्होंने गोश्त भी खाया, उन्होंने रोटी भी खाई, उन्होंने सालन भी खाया। लेकिन ये जो बरकत है ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपने साथ और दोस्तों को भी लेकर जाते हैं, ये हमारे ज़माने में तो बचपन में ये बिल्कुल ऐसा था कि आपके साथ अगर कोई आया तो बिन बुलाए भी अगर आया है तो वो अपने साथ भी किसी को ले आता था, शादियों पे भी ले आते थे। लेकिन अब शादी के कार्ड के नीचे या किसी इनविटेशन कार्ड के नीचे लिखा होता है कि कार्ड लेकर आइएगा, और अगर कार्ड नहीं है तो नहीं आएंगे। बरकत के मामला जब ज़माने से ख़त्म कर दें आप
تو ظاہر ہے پھر اخلاق کا زوال جو ہے وہ بہت ہی واضح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات کرنے سے پہلے کالر آ گئے ہیں ہمارے ساتھ, بات کر لیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر دیکھیے جائے, ڈرمیٹولوجی کا کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مشتاق بات رہا ہوں کوئٹہ سے. جی مشتاق. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے یہ پاؤں کے ایڑی میں بہت رف ایسے ہو جاتا ہے, تو کریم لگانے سے بھی یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. ویری ویری گڈ. دو باتیں مجھے بتاؤ. اور یہ میرے پاؤں کے انگوٹھے پر یہ کارنر پہ ایسے وہ بھی ایسے پھٹ پڑتا ہے اسکن, اور ایسے تقریباً نمنس بھی فیل کرتا ہوں. ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے مجھے. دیکھا, بات پہ پہنچ گئے نا. اس کے بعد تم نے جو ایک چیز کرانی ہے نا, اور ریپ کرایا کرو زیادہ تر, وہ اپنا HB1C بھی کرایا کرو. اچھا. LFT بھی کرایا کرو, لیور فنکشن ٹیسٹ بھی, اور رینل فنکشن بھی, RFT بھی, یہ ضرور کرایا کرو. کیونکہ یہ جو انڈیکیشن ہے نا, یہ بنیادی طور پہ یہ ڈائبٹک پیشنٹس کو ہوتی ہے ضرور. اچھا. تو اس کو کرنا کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. میں نے جو پنگا لینا تھا آپ سے وہ میں نے لے لیا. جی ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ بتائیں آپ کلینکاں کر رہے ہیں آج تک؟ اچھا, میں کسی نے خود آؤں گا آپ کے پاس اپنی کوئی مسئلے لے کے کہ میری کوئی شوگر بڑھ گئی ہے, میرا ہو گیا. کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اب رہ کر اتنے پروگرام کر کے میں دیکھتا ہوں کہ آپ وہ جب کویسچن پوچھتے ہیں نا کوئی, تو آپ اس کی جڑ تک چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو شوگر ہے, اس نے کہا جی ہے, یہ کیا وہ کیا. تو ماشاءاللہ تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی یور نالج. اور آپ نے جس طرح سارا یہ اس کو گیدر کیا ہے, ہمارے ڈفرینٹ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے لرن کیا ہے, تو میں بہت آپ سے امپریس ہوں. بڑی مہربانی, بڑا شکریہ. پہلی بات تو ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں اس کی وہ جو پاؤں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں, ایڑیاں پھٹنے کے 2-4 کازز ہیں. نمبر 1 ایگزیما, نمبر 2 سورائسس, نمبر 3 فنگس. جی فنگس میں بھی ایڑی پھٹ سکتی ہے. سورائسس جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تھک ایڑی پھٹ جاتی ہے, اور ہاتھ کے اور پاؤں کے اس کو ہم جس طرح مچھلی کے چانے نہیں ہوتے اس طرح کے اسکیل اترتے ہیں سورائسس میں سے. تو سورائسس جو ہوتی ہے اس کا علاج مکمل ہونا مشکل ہوتا ہے. اس پہ ہمیں کولڈ کریم, ویزلین, موئسچرائزنگ کر سکتے ہیں آپ, جی ہاں, ٹریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایگزیما اور فنگس ہے تو وہ اس کو ٹریٹیبل ہے. اور پھر میں یہی بات کروں گا جو میں نے ایک دفعہ کسی پروگرام میں کی تھی کہ جب بھی وضو کریں, نماز پڑھیں, ڈرائی کریں, نہا کے نکلیں, پاؤں کو ڈرائی کریں, انگلیوں کے درمیان میں بھی خشک کریں. جی ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں انگوٹھے کے اوپر بھی یہ بھی فنگس اور ایگزیما ہو سکتا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ کسی کو, یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے ہی تھے. لاہور سے ہی. تو لاہور میں آ جائیں ہمارے پاس, میرے پاس آ جائیں, ڈرمیٹولوجسٹ کو کسی کو دکھا دیں کہیں بھی, ہم ان کو دیکھیں گے, ایگزامن کریں گے. ایک فنگس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم وہ کرا لیں گے. اگر فنگس ہوئی تو فنگس کا دیں گے, ایگزیما یا سورائسس بات ہو اس کا دیں. اور وہ ہمارے ہاں عام طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی تائید دیا کریں کہ جو ہمارے ہاں پاؤں رگڑنے کے لیے وہ اینٹ کے بنے ہوئے اس کو جاما جو استعمال کرتے ہیں وہ خود فنگس سے بھرا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ خود فنگس سے بھرا ہوتا ہے, اور اسی کے اوپر سے آپ فنگس اتارنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جائے گا. جاما جو ہے وہ یا تو آپ دھو کے رکھیں, برش کر کے رکھیں صاف, یا آپ وہ لیں جو کہ میٹل کے بنے ہوئے آج کل بڑے اچھے, یا سینڈ پیپر کے بنے ہوئے بڑے اچھے آتے ہیں, اور ان کو آپ کو پھر کچھ عرصے بعد چینج کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. چندہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی چندہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بلال صاحب مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی پہلے تو یہ بتائیں چندہ کہ آپ کو تو سارے لوگ ہی پیار سے بلاتے ہوں گے چندہ کہہ کے, آپ سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے جی ایسے ہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, خوبصورت. حکم. سر مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ یہ آج کل گلاس اسکن کا بڑا کانسیپٹ آیا ہوا ہے. گلاس اسکن, اچھا, کورین گلاس اسکن کے نام سے نا ایک یہ انہوں نے کوئی نئی ٹرم نکالی ہے جس سے جی کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی اسکن جو ہے وہ گلاس اسکن بن جاتی ہے, اسپاٹ لیس ہو جاتی ہے. تو ایک ان ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتا دیں کہ ان کے نقصانات کیا ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس نکل رہے ہیں اور معاملہ اسکن کا ہوتا ہے. دوسرا پھر کہتے ہیں کہ گلاس اسکن لینے کے لیے کچھ جو ریمیڈیز ہیں اس کے اندر کچھ رائس کریمز اور رائس فیس واش, رائس سے بنے ہوئے فیس واشز وغیرہ ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے, اور کیا گلاس اسکن ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ گلاس اگر آپ دیکھیں
हाँ, जी, अब जी। एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग बड़े कॉन्शियस हैं आजकल कि हमारी स्किन स्पॉटलेस हो, लेकिन जब हम लोग सेलिब्रिटीज की ओरिजिनल पिक्चर्स देखते हैं, वो बॉलीवुड है या वो हॉलीवुड है या फिर लॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, उनकी स्किन भी टेक्सचर्ड है। तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज्यादा किया जा रहा है और हमें क्यों इतना कंफ्यूजन में डाला जा रहा है कि अगर स्पॉटलेस स्किन नहीं होगी तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, वो मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से कहता हूँ कि हर किसी के पसीने से बदबू आती है, तो ये जो हर किसी है इसमें लॉलीवुड बॉलीवुड सारे शामिल हैं, वो स्पॉटलेस तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, स्पॉटलेस स्किन हो सकती है कोई? देखिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये ग्लास स्किन वाला और ये हर्बल प्रेपरेशन और ये ग्लास स्किन मैंने पहली दफा सुनी है, कोरियन ग्लास स्किन। हम तो बहुत सुनते हैं डेली। अच्छा। मेरे पास खवातीन आगे मेरा सिर खाती रहती हैं। मैं वही कहता हूँ ना कि अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से तंग होता हूँ तो खवातीन से होता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले तो आधा घंटा सिर खाना है, फिर उन्होंने जाके टेलीफोन करना है, फिर उन्होंने पूछना है कि जी मेरी स्किन आप फलानी एक्ट्रेस की तरह की बना दें, मेरी वैसी कर दें। तो अब मैं तो ये बातें सुन सुन के अब पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ, मैं आदी हो गया हूँ। बात ही होती है कि ये हर्बल प्रेपरेशंस, ग्लास स्किन, ग्लॉसी स्किन, स्पॉटलेस स्किन, और ये जो एक्ट्रेसेस की बात कर रही हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड, ये मैं सब जगह गया हूँ। मैं अमेरिका में, मैं लॉस एंजलिस गया हूँ, मैं उनकी सारी एक्ट्रेसेस को मिला हूँ। मेरा वहाँ हमारे सेमिनार होते हैं तो दे ऑल कम देयर। मैं इंडिया में बॉलीवुड, मैं इंडिया की जो टॉप उनकी इंडस्ट्री है सारी, आई नो एवरी एक्ट्रेस। मैं वहाँ जाता हूँ मीटिंग पे, हमें जब वो कभी लेके जाती हैं वहाँ टूर, तो मैं बहुत को मिला। और जो हमारी यहाँ लॉलीवुड है वो सब मेरी मरीज हैं। ठीक। इस वजह से बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और ये देख देख के हर लड़की कहती है, हर खातून कहती है एक मेरा रंग गोरा हो जाए और एक स्किन स्पॉटलेस हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है ओवर द काउंटर कि वो ये जाती हैं बच्चियां, और वो आगे अब यहाँ नाम अजीब अजीब क्रीमें, फलानी सलमा क्रीम, हफीदा क्रीम, नदीरा क्रीम, वो क्रीम काले रंग नू गोला करे, गोरे नू चालमर का, और ऐसी क्रीमें यूज कर करके ये जो ग्लास स्किन अपीयरेंस बताती है ना, ये होती है कि बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना ग्लेज्ड अपीयरेंस आ जाए, शीशा बन जाए, शीशे की तरह। मैं ये कहा करता हूँ कि वी कांट डू दैट, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी गिमिक्स हैं, ये क्वैकरी में लोग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग भी क्वैकरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। तो पढ़े लिखे लोग, मैं कहता हूँ ज्यादा तो वही कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, उसका क्या काम है कि लेजर स्किन करना। मेरे पास एक अगर प्रेग्नेंट औरत आ जाए तो मेरा क्या काम, मुझे ये कहे कि मेरी डिलीवरी करो, मैं डॉक्टर जरूर हूँ लेकिन आई एम नॉट ट्रेन फॉर दैट। तो हम लोगों ने क्वैकरी इतनी कर दी है, और हर शख्स, और इस क्वैकरी में पैसा बहुत आ गया डॉक्टर साहब। मैं ओवरनाइट। अब आप मुझे बताएं, आप जिस तरह बात शुरू में आप कभी करते होते थे कि मैं किसी जगह डिफेंस में, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन में जाऊं तो गली मोहल्ले में हर जगह लिखा हुआ है, तो वो इजी मनी है। और वो कौन है? ब्यूटी। अब ब्यूटी सैलून वाली का क्या काम है? लेजर्स और ये करने का। तो डॉक्टर साहब ये कोरियन ग्लास स्किन बकवास है? बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सारी की सारी इनकी स्किन पे जितना ये यूज करेंगी प्री मेच्योर एजिंग हो जाएगी। और प्री मेच्योर, चंदा ये बात गौर से सुनो, प्री मेच्योर एजिंग के बाद इसकी उम्र मुझे याद नहीं कितनी बताई नहीं, एज पूछी ये यंग आवाज से यंग लग रही थी, तो इनको प्री मेच्योर एजिंग आ जाएगी। इनके क्रोज फीट यहाँ बन जाएंगे, लाफिंग लाइन बन जाएंगी, यहाँ इनके रिंकल्स आ जाएंगे, ये फ्राउनिंग लाइन बन जाएगी, और ये अल्टीमेटली आके 6 महीने के बाद कहेंगी कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरा कुछ कर दें। मैं तो गई, मेरी तो अगर शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई, तो मेरी तो रिश्ते आ रहे हैं और वो रिजेक्ट हो रहे हैं, मेरा क्या बनेगा? और अगर शादी हो गई है तो मेरा मियाँ मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये मसले जितने भी हैं, चंदा ये बात समझ लो, ये बात जहन में रख लो, और चंदा जैसी जो और सारी बच्ची हैं ये जहन में रख लो कि ये गिमिक्स हैं, जिसको ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, ये कोरियन है या वो नॉर्थ कोरियन हो या साउथ कोरियन हो, इससे कुछ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये गिमिक्स हैं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इसका अगर कोई आपको आधे घंटे या दिन का एक फ़र्क पड़ भी रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप एजिंग, आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी करने लग जाएगी। सो बेहतर है कि आप एक नेचुरल तरीके से एज करो, बजाय इसके कि इस तरह के
पंगों के अंदर पड़ो, ये पंगे हैं सारे, इनमें नहीं पड़ना चाहिए कतई तौर पे। हालांकि ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्लिनिक्स के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये गिमिक्स है और ये टोटल 100% एक नेगेटिव रिजल्ट जो है वो लेकर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद अली असगर नकवी बात कर रहा हूँ। जी शाहजी हुक्म। तकरीबन कुछ 10 साल हो गए मुझे एक दाना निकलता है जिस्म में। किस जगह? हर जगह पे ना जिस्म में ना, चेहरे के नीचे नीचे। अच्छा। वो मेडिसिन लगाता रहूंगा, मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों को भी दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे ना। थोड़ा सा दाना निकलता है, वो हाथ लगाऊं ऐसे लगता है ऐसे चुभता है, फिर वो आस्ता बड़ा हो जाता है और पूरे जिस्म पे फैल जाता है। वो ना मुख्तलिफ मेरे हाफ स्लीव, मैं शर्ट नहीं पहन सकता, मेरे वो दोनों बाजुओं पे दाग बने हुए हैं, वो आराम ही नहीं आ रहा मुझे ना। तो ये दाने रहते हैं या खत्म हो जाते हैं? दाने बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते वो हैं, गोल सा दायरा सा बन जाता है, फिर पूरे जिस्म पे फैल जाता है। इस तरह हो रहा है मेरे 10 साल से ना। तो आपको शुगर है? हाँ ये शुगर है, बिल्कुल है, 20-25 साल हो गई शुगर है और मुझे ना। शुगर में आपकी HbA1c 3 महीने वाली शुगर कितनी रहती है? ये पिछले मैंने करवाई थी 6 थी और इस बार 7 है। हाँ तो कमाल है। और आपको तो शुगर के मरीज हैं, तो मैं जवाब दे दूं? जी 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 जी, कोई और पूछना तो नहीं है? नहीं, ओके ओके शाह जी, ये सुनिएगा जरा। शुगर जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त जो हमारी स्किन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक जो भी शुगर का मरीज होगा, ठीक, और इसकी अब HbA1c लेटेस्ट 7 आई 7 है, है, जो 5.6 तक होती है नॉर्मल। जी। 6 से ऊपर हो जाए तो हम उसको एबनॉर्मल, जिसकी 7 होगी हाँ। तो इन ऐसे लोगों में जिनको शुगर है, फोड़े, फिंसियाँ, दाने, खारिश, बालों का गिरना, उसके बाद स्किन पे चंबल बन जाना, एक्जिमा होना, ये बहुत कॉमन है। तो मैं ऐसे मरीजों को ये कहता हूँ शुगर की, अब कई दफ़ा मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे, मरीज आता है जिस तरह इन्होंने बताया, उसके दाने बने हुए हैं दाढ़ी पे, इधर बार बार फोड़े निकलते हैं। मैं उसको कहता हूँ यार आपने शुगर है आपको? कहता है नहीं मुझे तो नहीं। वो पता ही नहीं किया मैं उसने। कहता जी आपने टेस्ट कराया? नहीं जी। मैं कहा क्यों नहीं कराया? ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अलामात ही नहीं, मुझे कभी प्यास नहीं लगती बहुत, मैं रात को बहुत कम उठता हूँ पेशाब के लिए। और मैं कहा भाई साहब जाके टेस्ट तो कराओ, तुम्हें 1 साल से दाने निकल रहे हैं। जब टेस्ट होता है वो भागता हुआ, डॉक्टर साहब मुझे तो शुगर निकल आई। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा था? ऐसे शख्स को जो ये हैं, सबसे पहले शुगर कंट्रोल शुगर करें। का कंट्रोल, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं, देखे कहते हैं ना शुगर कंट्रोल ना हो तो हार्ट को अफेक्ट करती है, आइज को अफेक्ट करती है, लिवर को, लंग्स को, किडनीज को, मान लिया। लेकिन स्किन पे अब सबसे ज्यादा असर है। शुगर की मोर देन 60 अलामात हैं। 60 अच्छा। स्किन पे ठीक। शुगर की इतनी अलामात है। अगर एक बंदा खुश खारिश की कंप्लेन कर रहा है तो शुगर है, और उसको शुगर है। अगर एक बंदा कहता है मुझे जी कभी इधर फोड़ा निकल आया, कभी इधर डॉक्टर निकल ये आया, फोड़े इन्फेक्शन के होते हैं? फोड़े इन्फेक्शन की, जब भी इम्यूनिटी कम होगी, कुव्वत मदाफत कम होगी, तो फोड़े निकलेंगे। आपकी जो बैक्टीरिया हैं वो आपको मौजें लग इन्वेड करेंगे बॉडी में और वो आपको फोड़े बन के फिंसिए बन जाएंगे। मैं वक्फे पे जाऊंगा। यही बात जो है ये कोविड में आप सुनते थे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको कोविड जो है वो ज़्यादा असर करता है। इसी तरह जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो ऑटोम्यून डिसऑर्डर पे चले जाते हैं। ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? इसलिए आपको पहली बात तो ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है बहुत, और आपको जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेने चाहिए साथ, ताकि आप ताकत के अंदर जो है वो मुनासिब रहें, जिनके अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है मैग्नीशियम है, जिंक है, ओमेगा 3 है, ये वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये ज़रूर अपनी डाइट में लेने चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक बड़ी कमी आती है। लेकिन साथ साथ अपनी डायबिटीज़ को भाईजान कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, अगर जिस्म में सिपाही नहीं है लड़ने के लिए तो फिर जो गंदी फ़ौजें हैं वो तो हुकूमत बना लेगी ना, वो तो कायम हो जाएगा, फिर आप डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। अपने ख्याल अपने HbA1c को कम अज़ कम 6 या 6 से कम पर लेकर आएंगे तो बात बनेगी, वरना ये मामला जो है ये जो मर्जी बाहर से इलाज कर लें ये बार बार होता ही रहेगा। वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हमारे पहले जो कॉलर थे वो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी मुझे एजुकेशन दे दी इस बात पे कि ये जो ग्लास कोरियन ग्लास लुक है ये बुनियादी तौर पे फेशियल का एक टाइप है।
तो लोग आजकल आप कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि अमेरिकन फेशियल, कोरियन फेशियल। मैंने आपको बताया ना कि जो हम गिमिक्स की बात करते हैं, तो ये ब्यूटी पार्लर में जो हमारी खवातीन जाती हैं वो कहती हैं जी कि ये 6 फेशियल हो रहे हैं। अच्छा। ये कोरियन है, अच्छा। ये जापानीज है, अच्छा। ये अमेरिकन है, ये सिंगापुरियन है, ब्रिटिश है। इनके रेट्स भी आगे डिफरेंट है। सही। आपने कौन से वाला कराना है? ठीक है। आपकी कोरियन होगा तो ये चार्जेस हैं, उससे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। जो दूसरे वाला वो ये है। तो ये चीज़ें जो भी हैं वो फेशियल जब वो करती हैं ब्यूटी सैलून में और क्लिनिक में, तो उन्होंने अपनी कमाई का जरिया ये बनाया हुआ है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि अभी तक इस्लामिक प्रोग्राम क्यों नहीं चला, वरना इस्लामिक शहद आ गया है, इस्लामिक कलवंजी आ गई है, तो ये फेस की ट्रीटमेंट भी इस्लामिक जो है वो आ जाएंगी मार्केट में। ये गिमिक्स हैं, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको केयरफुल होना है और आपको वहाँ जाना है जहाँ पे कि आपको जेन्युइनली पढ़ा लिखा डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो एज अ कंसल्टेंट मिले। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। साजिदा बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। भाई छाइयाँ बहुत है चेहरे पे। क्या है? छाइयाँ। छाइयाँ बहुत हैं सारे चेहरे पे या आंखों के नीचे? नहीं भाई सारे। सारे चेहरे पे। गर्दन पे भी हैं? हाँ जी। गर्दन पे भी हैं या सिर्फ चेहरे पर हैं? नहीं नहीं नहीं, गर्दन पे नहीं। कितनी उम्र आपकी? कितनी उम्र? अच्छा ये पूछ के बतानी है। शाबाश। 26 साल तो होगी भाई। अच्छा ठीक है, आप यूं भी कह सकती हैं कि उस जमाने में भुट्टो की हुकूमत थी। अच्छा ये बताओ कि मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड है भाई। मैरिड हो। बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 2 भाई। ओके डॉक्टर साहब कुछ बात तो नहीं पूछनी? ये अच्छा आप बच्चों की पैदाइश के बाद हुई हैं ज़्यादा? जी भाई ज्यादा बाद में हुई है। और ये बच्चे आपके नॉर्मल पैदा हुए हैं या ऑपरेशन से हुए हैं? नहीं ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन। और सी सेक्शन, सिजेरियन। ठीक है जी, मैं बता। ठीक है मेरा बेटा, अब जवाब सुनिए डॉक्टर साहब का। अब बात सबसे बड़ी है कि मैरिड है और मैरिड के बाद 2 बच्चे हैं, सिजेरियन के साथ हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा प्रेगनेंसीज के बाद ये जो छाइयाँ, इसको हम मेलाज्मा कहते हैं। अच्छा। छाइयों अंग्रेजी टर्म। ये आंखों के नीचे या सारे चेहरे पे? ये बटरफ्लाई एरिया जो ये एरिया होता है ना, ये सारा इसको यहाँ आता है ज्यादातर टिपिकल, ये पूरा ये एरिया। तो इसको हम मेलाज्मा कहते हैं, छाइयाँ भी कहती हैं, छाइयाँ भी कहती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमन है। अच्छा। और जब ये सिजेरियन सेक्शन के बाद वो खवातीन जिनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उनमें इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक। 2 बच्चे पैदा हुए, उनमें फिर ब्लड भी कई दफ़ा लगाना पड़ता है, 3-4 दिन हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब इसका इलाज है, हम क्रीम देते हैं, लोशन देते हैं, खुद बना के। ठीक है। हम लोगों के पास सब इसका खून की कमी से कोई ताल्लुक नहीं है? खून नहीं, हीमोग्लोबिन तो ऑब्वियसली हमने देखनी है। अगर HB कम है तो वो तो फर्क पे हल्के पड़ जाते हैं औरतों के, तो वो तो हम उनके टेस्ट कराएंगे। लेकिन अब इनकी क्रीम, लोशन और सन ब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, इन स्याहियों के, जिनके साथ फर्क पड़ जाए। तो ये केमिस्ट से जाके खुद नहीं मांगना, डॉक्टर के मशवरे से मांगना है। ये जो है ना, जो हमारा एक यहाँ ट्रेंड बन गया है कि जी डॉक्टर तो फीस बहुत लेता है, तो केमिस्ट से डॉक्टर जाएंगे। वो केमिस्ट को कहा, वो जो मैट्रिक पास लड़का खड़ा है, वो दे देता मेरी चाहिए, वो क्या करेगा? वो कहेगा जी बाजी आपको डॉक्टर ये लें, ये क्रीम ले लें। तो वो उसको पता ही नहीं होगा उस क्रीम में है क्या। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसा काम ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, माहिर अमराज़ जल्द के पास, और इनका इलाज हो जाए। जमील है भावलपुर से। जमील सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हुक्म जमील। सर हुक्म नहीं यार, सर बेसिकली ना मेरा रंग जो है ना बिल्कुल वो गंदगी से काला सा है, और मेरे साथ जो दोस्त काम करते हैं ना सर, वो मुझे बहुत मतलब तंग करते हैं इस वजह से ना मेरा रंग वो गंदगी। सिर्फ चेहरे का रंग या सारे जिस्म का रंग? सर पूरे जिस्म सर ऐसा ही है, अल्लाह का बनाया हूँ, लेकिन लोग मुझे ना तंग करते हैं। सर जी मैं चाहता हूँ कि ये कोई ट्रीटमेंट हो जिस वजह से ये ना मैं सही हो सकूँ। आपके जो पेरेंट्स हैं, वालिद वालदा, उनका रंग कैसा है? सर वो माशाल्लाह ठीक है, उनका कलर ठीक है। नहीं, आपके जो हैं बहन भाई, उन लोगों में? वो सब उनका कलर ठीक है, वो सब का ठीक है, सिर्फ मैं एक ही हूँ जिनका कलर का मसला। और ये कब से आपका रंग ऐसा है? बचपन से सर। बचपन से ऐसा है। बचपन से। ठीक है। तुम अपने दोस्तों को कहा करो कि काला कमली वाला होता है। सर मैं कहता हूँ, लेकिन वो मुझे फिर भी ना वो तंग करते रहते हैं बार बार, कुछ ना वो बातें। यार वैसे बड़ी हल्की बात है दोस्तों की, खुदा की कसम, मैं क्या कहूँ।
کیا हाँ کہوں؟ जी सर, ये मेडिसिन वगैरह मैं चाहता हूँ हो जाए, या कोई ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह इस तरह का ना कोई लगवा के ना बंदा सेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ अर्सा पहले काले थे और फिर गोरे हो गए, और उन्होंने ग्लूटाथायोन के जो हैं वो इंजेक्शंस लगवाए, तो उनका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये करना चाहिए? ग्लूटाथायोन इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। अच्छा, हाँ जी, ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, आप किताबों में पढ़ लें कहीं, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन आर नॉट अप्रूव्ड बाय FDA। और ग्लूटाथायोन इंजेक्शन के साथ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर, अच्छा, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये तो हर किताब में दिया हुआ है। और ग्लूटाथायोन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट जी। है, ओरल टैबलेट आप ले सकते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। और हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस और हमारे जो एंकर्स हैं और जो ये हमारे शोबिज के लोग हैं जो ये लगवाती हैं, और रंग बदल जाता है, रंग उनको फर्क पड़ जाता है, लेकिन जब वो 6 महीने बाद अपना रीनल फंक्शन टेस्ट कराती हैं तो खराब आएगा, फिर पता चलता है कि जी मेरी तो किडनी में मसला आ गया। तो मेरा मशवरा ये होगा ऐसे लोगों को, अव्वल तो देखें, ये कहता है मुझे यानी पैदाइश से मेरा रंग ऐसा है, मैं तो आपको बताऊं, मैंने अमेरिका पढ़ा, वलायत पढ़ा, मुझे तो गोरी रंगत से नफरत है, मुझे तो वो गोरे लोग अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही बात। मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझसे करना चाहता, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ लड़कियां लड़के गोरे पड़ते थे, आर्टिफिशियल लगता है, वो उनके वो तिल निकले हुए हैं, फ्रेकल्स हैं, और उनकी शक्ल देखो, पक्की पक्की शक्ल है उनकी, वो उनमें अट्रैक्शन ही नहीं है। जो अट्रैक्शन हम लोगों में है, बिल्कुल, जो हमारे रंग में है, एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना, जो सेक्स अपील अल्लाह ताला ने हम लोगों में दी हुई है, अट्रैक्शन, हम लोग हो गए, स्पेनिश लोग हो गए, इटालियन हो गए, ये हमारी तरह के हैं। अब आप मुझे बताएं, हमारे रंग में जो हमें अल्लाह ने रंग दिया है, हम जब ओढ़ते पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो हमें सब लोग नहीं कहते कि यार तुम में तो आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, और कोई गोरा चिट्टा आ जाए तो कभी कोई उसको हैंडसम नहीं कहेगा, वो कहेगा यार इतना गोरा है ये तो, इसकी तो शक्ल से सूडो लोग आती है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता जो कि मेरी वालदा किया करती थी, गोरों को देख के, अमेरिका में रहती थी, कि गोरियां उनको कितनी बुरी लगती थी, तो वो कहती थी ये तो बिल्कुल उस जानवर जैसी स्किन है, बिल्कुल जानवर जैसी वो तो बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो ग्लूटाथायोन है ये FDA अप्रूव्ड नहीं है भाईजान, पहली बात ये। तो वो जो एक्टर्स है, एंकर, उनको जो प्रॉब्लम होंगे वो तो नहीं आप तक पहुंचते, लेकिन मेरे ख्याल में आप सिर्फ ये मिसाल दिया करें कि हज़रत बिलाल हबशी जो थे वो हबशा से आए थे, काले थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से उनको मौज़न इस्लाम कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने मुझे दी है सारे बहन भाइयों में, आपको नहीं मिली है, तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी भी इज़्ज़त अफजाई जो है वो करे। वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, कॉलर 1 मिनट इंतज़ार कर लें। डॉक्टर साहब, इस बात को बताइएगा कि ये जितने भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, ये किस हद तक से, जैसे कि अभी बात हो रही थी सफ़ेद करने की, वाइट करने की, ग्लूटाथायोन की, तो आपने कहा ये किसी तौर पे FDA अप्रूव्ड नहीं है, इसका मतलब सेफ़ भी नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आप फेसबुक देखें तो वो तो भरी पड़ी है, पीने में ले लें, गोलियों में ले लें, इंजेक्शंस में ले लें। वो कहते हैं स्वीडन से बने हुए इंजेक्शंस आ रहे हैं, जर्मनी के इंजेक्शन आ रहे हैं, क्लिनिक्स के ऊपर डॉक्टर्स लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस मुल्क में कोई एक नंबर चीज़ है, पहले तो ये बताएं। मुश्किल सोचना पड़ेगा मुझे तो पहले आप ये बताएं। हाँ, किसी भी लेवल पे। ठीक है, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं से भी ले लें, ऊपर से लेके नीचे तक ले लें, कोई एक नंबर है, सब 2 नंबर है। पहली तो बात ये, आई एम सॉरी यूजिंग दिस स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे डॉक्टर हैं, 1 बेटा बैंकर है, एक इंग्लैंड में है, एक आयरलैंड में, एक कनाडा में है। तो मैं उनको कहता हूँ वापस आओ, वो कहते हैं क्यों आए, इस मुल्क में क्यों आए। मैं उनको कहता हूँ तुम्हारा बाप का इतना नाम, तुम्हारे दादे की लेगेसी चल रही है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो वहाँ प्रोफेसर हैं अपना इंग्लैंड में और आयरलैंड में। वो कहते हैं जी हमने क्या करना है यहाँ आके, इस मुल्क में आए, ऐसे मुल्क में जहाँ हर चीज़ 2 नंबर ही है, और 2 नंबर को 1 नंबर क्या के बेचा जा रहा है, और बेचा जा रहा है। तो आप यकीन करें, वैसे 2 नंबर भी नहीं है, हम 10 नंबर, हम 10, बिल्कुल मैंने वही कहा ना, हमारे पे नंबर खत्म हो जाते हैं बिलाल भाई, हमारे पे तो हम लोग वो कर रहे हैं। अब ये जो साहब बात कर रहे थे, अब ग्लूटाथायोन के पूरी जो चीज़ पूरी दुनिया में बैन होती है ना, वो पाकिस्तान में आ जाती है। हम गिनी पिग्स हैं, हम पे टेस्ट हो रहे हैं, गिनी पिग्स हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट तो हम पे होते हैं। पूरी दुनिया की चीज़ बैन हुई, पाकिस्तान में आ गई, यहाँ जी अब उन्होंने भेज दी, यहाँ आप यूज़ कर रहे हैं। जो गोरा रंग है ना, इसके अब और प्रोसीजर्स बहुत हैं।
रीजुविनेटिंग लेज़र आ गया है, अच्छा CO2 लेज़र आ गया है। उसके बाद हम यहाँ इसकी माइक्रोडर्म एब्रेजन करते हैं, पीलिंग करते हैं, PRP करते हैं। उसके बाद फेशियल रीजुविनेटिंग लेज़र आ गए हैं। तो मार्केट इस वक्त भरी पड़ी है, लेकिन अगला सवाल ये है कि किसकी स्किन पे सूट करेगा, किस पे नहीं करेगा। हर स्किन के लिए हर लेज़र नहीं है, हर स्किन के लिए हर प्रोसीजर नहीं। और एक बात ज़रूरी बता दूं, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये जो लेज़र एक दफ़ा आपने शुरू करा दिया, या ये बोटॉक्स या फिलर्स, ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, फिर ये कराना पड़ेगा। चल सो चल है। और इसके 6 सेशन के बाद अंग्रेजी में कहते हैं सूडो लुक आ जाती है, आर्टिफिशियल लुक। अब आपका एक दोस्त है, वो आएगा, आपने उसको पिछले 10 साल से जानते हैं, तो जब 6 महीने साल बाद मिलेगा तो आप सडनली कहोगे यार तेरे चेहरे पे तू ये क्या कर रहा है, तेरे तो लगता है कि तूने वार्निश कराया हुआ है। इतनी ग्लेज्ड अपीयरेंस आएगी। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। नहीं, परमानेंट होता ही नहीं है। ठीक है। हर 6 महीने बाद जो जाना है, ठीक, हर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया आपने जाके डॉक्टर को देने हैं, उसने बोटॉक्स लगाना है। अब यहाँ जब हमारी लाइन बन जाती है, ये जब वो हम लगाते हैं, ये वाली लाइन जब हम इनमें फिलर्स और बोटॉक्स लगाते हैं, हर 6 महीने बाद लगाने। इसका मतलब कि वो आपको जो दे रहा है ये लुक, वो परमानेंटली आप जिंदगी भर के लिए उनके क्लाइंट बन गए। बिल्कुल बन, ये ऐसा ही है ना? वो पेशेंट नहीं है आप उनके, वो पेशेंट होते तो वो आपको और तरह ट्रीट करते, आप उनके क्लाइंट बन गए हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी बेटी है, उसके बाल जो है ना वाइट हो रहे हैं। कितनी उम्र? 23 ईयर्स। आपकी फैमिली में भी है ये? नहीं, फैमिली में नहीं है। आपकी बेटी जो है, इसको पिछले 4-5 साल में कोरोना, डेंगू, हेपेटाइटिस, कोई मेजर प्रॉब्लम, मलेरिया, कोई मेजर बीमारी से तो नहीं गुजरी है बच्ची? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। और ये कितनी उम्र से इसके बाल वाइट हो रहे हैं? ये कितने वर्ष हो रहे हैं? 18 साल से होते तकरीबन, 18 साल से हो रहे हैं, और तकरीबन 10-20 बाल हुए हैं। नहीं, और ये इसके नानको दादकों में बच्ची के दोनों साइड मैटरनल पैटर्नल में किसकी बाल हो गए थे जल्दी? इसकी पप्पो, खाला, मामू, ताया, चचा में? नहीं, किसी के ना दयाल में ना ननियाल में किसी के तो जल्दी वाइट नहीं हुए। और डाइट इसकी ठीक है बच्ची की? डाइट ठीक है, बस कभी कभार लेट हो जाती है डाइटिंग में, बस बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह डाइट ठीक है उसकी। मैं जवाब दे, ठीक है, जवाब सुनिएगा डॉक्टर साहब का। सबसे बड़ी बात होती है यंग एज में जब बाल वाइट होने शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब किस उम्र में होनी चाहिए वाइट? वाइट बाल तो होने नहीं चाहिए। होने नहीं चाहिए? अच्छा, ठीक है। लोग कहते हैं मेरे वाइट बाल। अच्छा, मैं बिलाल भाई आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक मरीज आया, ही वॉज 80+ जी। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा कि शायद हेयर डाई करता है। मैंने कहा जी आप ये कौन सी हेयर डाई करते हो और अब आपको अरसी पे नहीं लगानी चाहिए? कहता डॉक्टर साहब ओरिजिनल बाल हैं। अच्छा, आज तक मैंने कभी टच नहीं की कोई हेयर डाई। वाह, वो भी है। क्या बात। जेनेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो साहब बात कर रहे हैं, कई दफ़ा इनको पता नहीं होता इनकी एक 3rd जनरेशन में कोई ना कोई दूर बार का कज़न है, ये जीन में। फिर कज़न मैरिजेस, जो कज़न मैरिजेस हैं उनके बच्चों में बहुत जल्दी बाल वाइट हो रहे हैं आजकल। नंबर 2 स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन है। पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मुल्क का स्ट्रेस, बिल्कुल सबसे बड़ा वो है। बिजली का स्ट्रेस, बिलों का स्ट्रेस, ये सारा कौन सा स्ट्रेस इस मुल्क में नहीं है? हर जगह स्ट्रेस है। अच्छा जी, उसके बाद डाइट, इम्प्रॉपर डाइट ना लेनी। उसके बाद क्या कहती हैं, बालों को इतनी स्ट्रीकिंग करवानी, ये बच्चियां करती हैं, रंग डिफरेंट रंग, ग्रे, ब्राउन करना है। सब बाल सफेद अगर हो रहे हो तो ये रिवर्स हो सकते हैं नेचुरली किसी चीज के? रिवर्स नहीं हो सकते, इनको सप्लीमेंट्स के साथ बेहतर किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है, डाइट से बेहतर किया जा सकता है। नेचुरल डाइट, फ्रूट्स, जूसेस, विटामिन ये लें। ऐसा भी कहते हैं कि अगर कलर लगाना शुरू कर दें तो पर बात और वाइट होना शुरू हो जाता है। नहीं, ये एक मिथ बनी हुई है। ये मिथ है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि फुलबेरी में मछली और दूध के साथ ले लो तो मैं जिसको मर्जी कह दूं, मैं आपके नाम की कसमें खा लूं, नहीं मानता कोई। वो इतनी पक्की बात हमारे माशरे में आना कि मछली पे दूध नहीं। मेरी माँ नहीं मानी कभी। जो अल्लाह बख्शे अम्मी ने, मेरे वालिद ने, जो पाकिस्तान के सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो मेरे वालिद ने, मेरी अम्मी ने कहना कि, वालिद ने कहना कि बेटा ये फुलबेरी जो होती है ना ये ऑटो इम्यून है, तो अम्मी ने कहना
تانوں کچھ نہیں پتا. ہاں دودھ سے مچھلی نہ, میں نے اپنے بچوں کو دودھ اور مچھلی نہیں دینی. آپ کو کیا پتا؟ میرے والد کو امی نے کہنا آپ کو کیا پتا صحیح بات کہ یہ وٹلائی کو کیا. اور والد مان بھی جاتے ہیں. میرے والد کہتے تھے بیگم صاحب جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سفید بال والے جو ہیں کم از کم وہ استعمال کریں ہیئر ڈائی جس میں کہ امونیا نہ ہو. جی یہ زیرو امونیا والے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن یہ تھوڑے سے ذرا مہنگے ہوتے ہیں. لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ مہندی کا استعمال کریں, اس سے بہتر کوئی بھی ڈائی نہیں. مہندی کا ان کو پرابلم ایک آتا ہے, لوگوں کو گرین ہو جاتی ہے بال کے, جی ہمارے ریڈش کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں تو وہ لیکن مہندی میں بھی انہوں نے وہ کرنی ہے کہ جس میں کیمیکل نہ ہو. آج کل یہ بڑی ضروری بات ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ مہندی لیں جس میں کیمیکل نہ ہو, ورنہ وہ تو ہیئر ڈائی والی بات ہی ہوگی. بالکل, اس میں بھی کیمیکل ہونا. تو میں ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. ان دنوں میں شادیاں بہت ہو رہی ہیں کیونکہ آگے گرمیاں آتی ہیں نا, تو عید کے بعد فوراً شادیوں کا ایک سیزن شروع ہو جاتا ہے. تو جو لڑکیاں میرے پاس شادی کے بعد آ رہی ہیں جنہوں نے مہندی یہاں لگائی ہوتی ہے ہاتھوں پہ, وہ پھول بوٹے بنا کر, وہ والی کیمیکل والی مہندی جس کے ساتھ وہ ساری برن ہوئی ہوتی ہے اسکن, ان وہ کیمیکل مہندی کے ساتھ برن کرتے ہیں اور اسکن پہ پکے نشان. وہ جو مہندی لگانے والی ہماری بچیاں سمجھتی ہیں کہ یہ ڈارک کلر ہو گیا, وہ اسکن آپ کی برن ہوئی ہوتی ہے. آپ خدا کا خوف کریں اور نیچرل چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں. جتنا رنگ آ گیا, باقی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.